हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब यूजीसी नेट का जो एग्जाम है दिसंबर वाला, वो आपका होने जा रहा है सितंबर में, और जिसकी डेट भी आ गई है 29 सितंबर को कॉमर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो भी यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम पेपर सेकंड जून 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप उसका आंसर लिख लीजिएगा, फिर लास्ट में बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम डेटा की बात करें तो सोर्सेज ऑफ डेटा मैंने आपको पढ़ाया ही है कि आपके दो तरह के डेटा के सोर्सेज होते हैं। एक आपका प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो आपका फर्स्ट हैंड होता है, मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा है, जो उससे पहले किसी ने उसको यूज नहीं किया है, एकदम एक्चुअल फैक्ट डेटा जो होता है वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आपका पहले से यूज किया जा चुका है, वो आपका सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसे हैं जो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज नहीं है। तो पहला है आपका इंटरव्यू। तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में क्या होता है, जब साक्षात्कार होता है तो सामने आपके पर्सन बैठा होता है और आप उसका इंटरव्यू लेते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा नहीं होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा में आता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश होता है, कोई ऐसा नहीं है कि पुराना एक बार इंटरव्यू हो चुका रहता है तो दोबारा उसका लिया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस की लिस्ट बना करके किसी से क्वेश्चंस पूछते हो और वो उसका आंसर देता है, तो ये भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई चीज ऑब्जर्व करके फिर उसके बेस पे उस डेटा के सोर्स को इकट्ठा किया जाता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी नहीं होता, ये भी आपका प्राइमरी है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी और ई, अनपब्लिश थेसिस। तो ऐसी थेसिस जो एक बार लिखी तो जा चुकी है लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी, तो ये अनपब्लिश थेसिस, ये आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होती है। नेक्स्ट है आपका एनुअल रिपोर्ट, ये भी आपकी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा होती है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है डेटा का। तो अगर हम देखें तो ए, बी और सी जो है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए, बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। ऐसी थ्योरीज जिन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप्स को जो एक्सप्लेन करती है, आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अनौपचारिक समूह का निर्माण करने की व्याख्या करने वाले सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाएगा। यानी कि इनफॉर्मल ग्रुप्स की जो बात करती है वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं आपके। एक है आपके प्रोपिनक्विटी थ्योरी, यानी कि साम्यता का सिद्धांत। दूसरी आपकी सिमिलरिटी और बैलेंस थ्योरी। तीसरी है आपकी डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, जिसको विस्थापन का सिद्धांत बोलते हैं। और फोर्थ है आपकी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, ये नीड से रिलेटेड है, तो इसमें इनफॉर्मल ग्रुप की कोई बात नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, यानी कि विस्थापन का सिद्धांत, तो इसमें भी कोई सिमिलरिटी की या फिर कोई इनफॉर्मल ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सिमिलरिटी यानी कि समानता की बात हो रही है, संतुलन की बात हो रही है, तो ये इनफॉर्मल में आ सकता है। साम्यता का सिद्धांत है, ये भी आपका इनफॉर्मल में ही आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका यूजीसी नेट पेपर एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए और बी सही हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रबंधन का तंत्र नहीं है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस मैनेज करने का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव थेरेपी हमारा एक स्ट्रेस मैकेनिज्म होता है मैनेज करने का, जॉब एनरिचमेंट भी होता है, नेटवर्किंग भी होता है, लेकिन ये जो रस्ट आउट है यानी कि परित्याग है,
ये ऑप्शन ए आपका कोई भी स्ट्रेस मैकेनिज्म नहीं होता, स्ट्रेस को मैनेज करने का कोई ये मैकेनिज्म नहीं होता, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज एन, संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है। तो जो हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैसी थ्योरी होती है, मतलब ओपन सिस्टम होती है कि क्लोज सिस्टम होती है, कि आपकी टेक्निकल सिस्टम होती है कि मैक्रो सिस्टम होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, ये आपका दिसंबर 2015 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम होती है। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आपकी ऐसी थ्योरी होती है जिसमें क्लोज सिस्टम को माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये आपका दिया हुआ है। संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को बंद व्यवस्था मानता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम मानता है। संगठन के परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों व कर्मचारियों के मध्य विद्यमान संबंध एक प्रकार से सीमित होता है, यानी कि फॉर्मल रिलेशन होता है, इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होता क्लासिकल थ्योरी में, जो बंद व्यवस्था को इंगित करता है, और इसीलिए उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं होते एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F.W. टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू, यानी कि F.W. टेलर ने सैनिक जैसा फोरमैन किसे कहा है। तो उन्होंने सैनिक जैसा फोरमैन यानी कि द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन किसको कहा है। तो चार ऑप्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर या डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड को इन्होंने कहा है द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा है, इसका विश्लेषण हिंदी में दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक अमेरिकी प्रबंधन शास्त्री यानी कि मैनेजर प्रोफेसर F.W. टेलर ने आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत को सैनिक जैसा फोरमैन कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही उच्च अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए ताकि वह उसके प्रति उत्तरदायी हो सके। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड हमारा कहता है कि जब एक ही बॉस के द्वारा सबको जो है इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस होता है, यानी कि कुछ लोग जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका एक ही जो है सबऑर्डिनेट होता है, सुपीरियर होता है, मतलब 4-5 सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर होता है, केवल वही उनको इंस्ट्रक्ट करता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ओनरशिप का सेपरेशन होता है मैनेजमेंट से, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेदन किया जाना कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपके, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी होती है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप सेपरेट होती है मैनेजमेंट से। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो आपकी कंपनी होती है। कंपनी हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंपनी की अपनी एक अलग एंटिटी होती है और ओनर की अपनी एक अलग एंटिटी होती है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।